नमस्कार प्यारे शिक्षकों, प्रिय साथियों और हिंदी प्रेमियों, सभी का मैं अपने सर्वत्र ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आज हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं। ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इस दिन की क्या महत्ता है, इन सारी बातों को लेकर के आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आप सबके मध्य में। इससे पहले कि हम इस पर विस्तृत चर्चा करें तो उसकी रूपरेखा के बारे में आप लोगों को अवगत करा दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी सहज सरल भाषा है और एक तरह से संभ्रांत भाषा है। संभ्रांत के साथ साथ सर्वोच्च भाषा है, सर्वग्राही है, सहज है, सरल है, सभी को अपनाने वाली है। अगर देखें हम अपने भावों के प्रकाशन के जरिए ये एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को बाहर लाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे ज्ञान को संवर्धन करने का भी एक माध्यम है और जिसने ज्ञान की अजस्र धारा को शाश्वत रूप में बहाया है, जिसने अज्ञानता के तिमिर को दूर किया है, उसका भी माध्यम हमारी हिंदी भाषा है। आज हिंदी भाषा के राष्ट्रीय पर्व पर मैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर सभी हिंदी प्रेमियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के दिवस की क्या महत्ता है, हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आप सबके मन में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये इसलिए है कि आज ही के दिन 14 सितंबर को सन 1949 14 सितंबर को हमें भारतीय संघ ने राजभाषा का दर्जा इसे दिया था। सिर्फ इतनी ही बात पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी भाषा के विकास की जो यात्रा है उस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। चर्चा को हम 2 चरणों में पूर्ण करने वाले हैं। पहला चरण हमारा होगा जिसमें हम जानेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति वास्तव में कैसे हुई है और कब हुई है। दूसरी चीज इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि इसके विकास का कालक्रम क्या है, विकास का कालक्रम क्या है। तीसरी बात यह है, हम इसमें यह भी चर्चा करने वाले हैं कि इस भाषा की कौन कौन सी उपभाषाएं और बोलियां हैं। चौथा, हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तव में हमारी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है, कि बहुत सारे लोग इसको मातृभाषा कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको राष्ट्रभाषा कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको राजभाषा कहते हैं। इन सारी चीजों में भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो वास्तव में क्या है, इन सारी चीजों को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इनमें अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी हमारी वास्तव में राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है कि मातृभाषा है। इन सारी चीजों को भी लेकर चर्चा करेंगे। जो हमारा लेक्चर 2 होगा इसमें हम इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा के संदर्भ में भारतीय संसद में क्या प्रावधान है, राजभाषा के संदर्भ में भारतीय संसद में क्या प्रावधान है, राजभाषा व भाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान में प्रावधान। और सेकंड चरण इसमें होगा जिसमें हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे
कि इसका वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व है वो क्या है, वैश्विक स्तर पर पहुंच। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सारी चीजों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, आज हम इस चीज को लेकर सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो देखा जाता है कि हमारे यहां कभी ईरानियों का आक्रमण हुआ, कभी यूनानियों का आक्रमण हुआ, कभी अरब का आक्रमण हुआ, कभी तुर्कों का आक्रमण हुआ, कभी मंगोलों का आक्रमण हुआ। और ये जब आक्रमणकारी हमारे देश पर आए तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी लेकर आए, और अपनी सभ्यता संस्कृति का जो भी सरोकार था वो हमारे देश के साथ छोड़ते रहे। ये 5वीं या 6ठी ईसा पूर्व की बात है जब सबसे पहले हमारे यहां ईरानी आक्रमणकारियों ने भारत देश में प्रवेश किया। तो ईरानी आक्रमणकारी जब हमारे यहां भारत देश में आए तो यहां पर आप देखेंगे भारत के उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वतमाला स्थित है, और इस पर्वतमाला में तिब्बत से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी ये 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। हम जानते हैं कि लास्ट में हमारी अरब सागर में गिरती है। तो जब ईरानी आक्रमणकारी यहां आए तो उस समय ये जो भाग आप देखने में आ रहा होगा आपको, ये समय वर्तमान में पाकिस्तान है। इससे पहले ये कभी काम्बोज का राज हुआ करता था। तो हम देखें तो ईरानी जब यहां आक्रमण के लिए आए थे तो सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र था उस पर सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया, और दारा प्रथम नाम से वो व्यक्ति था जिसने यहां पर अपनी साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने का कार्य किया। ईरानियों की जो भाषा थी आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, वो फारसी भाषा थी। ईरानियों की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी, और फारसी भाषा चूंकि ये सिंधु नदी है हमारी, फारसी भाषा में सा को हा कहा जाता है और धा को दा कहा जाता है। इस प्रकार उन्होंने सिंधु को जो नाम है वो जो बोलते थे उसको हिंदू नाम से बोलते थे, और इसके जो आसपास की सभ्यता है उसको हिंदू सभ्यता के नाम से उन्होंने जाना, और जो आसपास के लोग रहने वाले लोग थे उनकी जो बोलचाल की भाषा है उसको उन्होंने हिंदी नाम दिया। तो वास्तव में जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो जो हिंदी है वास्तव में ये फारसी भाषा का शब्द है। ये आपको जान करके बड़ा ताज्जुब होगा, हिंदी हमारी फारसी भाषा का शब्द है। और एक गंभीर बात इसमें यह भी है कि जब हमारे बच्चे इसको जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो कभी कभी इस तरह से भी हिंदी लिख देते हैं। वास्तव में इन दोनों में सही रूप क्या है, व्याकरण सम्मत रूप क्या है, इसका मानक परिष्कृत रूप क्या है, पर निश्चित रूप क्या है, इसको लेकर के अगर हम चर्चा करें, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव संस्कृत से हुआ है, देववाणी संस्कृत से उसका उद्भव हुआ है, और अष्टाध्यायी लिखने वाले पाणि की जो संस्कृत है उनके अनुसार जब भी हम देखते हैं कि
हमारे व्यंजनों के बाद अनुनासिक, जब व्यंजन पर अनुनासिक प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद जो वर्ण आता है उसका जो पंचमाक्षर है, जैसे कि आप देखें यहां पर, तो हा के बाद जो दा आया हुआ है, तो दा काव्र का सदस्य है, और आप देखेंगे का खा गा खा ना, पंचमाक्षर अक्षर है ना, तो उसका अर्धवर्ण प्रयोग में आना चाहिए। इसका शुद्ध रूप जो है वो हिंदी इस तरह से है, लेकिन कई सारे लोग इसको भी लिख देते हैं। अगर व्याकरण संबद्ध हिंदी लिखना हो तो हम उसको इस प्रकार लिखने का प्रयास करेंगे। अब अगली बात आती है, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा भाषा को समझने का प्रयास कर लेते हैं कि वास्तव में भाषा है क्या। देखा जाए तो भाषा संस्कृत के भास धातु से निकला हुआ है, और जिसका अर्थ होता है कहना। जब भी हम अपने भावों विचारों का जो आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं उसको भाषा कहा जाता है। तो हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसको लेकर के हमने चर्चा की, और इस बात को आपको समझना होगा कि आज के हजारों साल पहले जो हमारी आदि देवों की भाषा थी वो कभी संस्कृत भाषा हुआ करती थी। संस्कृत भाषा जिसको हम देववाणी कहा करते थे, और इसी से हिंदी का उद्भव हुआ है। इसके विकास का कालक्रम क्या है उसको हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि आज अगर हम देखें तो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का ज्यों का त्यों रख दिया गया है। उन शब्दों को हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं संस्कृत भाषा के जो हिंदी में थोड़ा फेर बदल के साथ रखे गए हैं, जिनको तद्भव शब्द कहा जाता है। कोई भी भाषा हो अपनी संस्कृति और आसपास के परिवेश, भौगोलिक वातावरण इत्यादि से प्रभावित होती है, तो वहां की कुछ बोलियां देशी भी बन जाती हैं। तो जो देसी शब्दों का जो प्रयोग हुआ हिंदी भाषा में उन्हें देशी शब्द कहा गया। और आप देखें तो हमारे यहाँ, जैसा कि हमने चर्चा की, कभी ईरानी आक्रमणकारी आए, यूनानी आक्रमणकारी आए, अरब आक्रमणकारी आए, तुर्क आए, मंगोल आए, चंगेज आए, आंग्ल जो हमारे अंग्रेज है वो भी आए, डच, स्पेन, फ्रांसीसी इत्यादि के रूप में। तो इन सारे लोगों ने जब हमारे यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया, हमारे देश के संस्कृत के साथ सरोकार किया, तो उन्होंने अपनी भाषा में बहुत सारी चीजें जो अपने यहाँ की संस्कृति की थी, अपनी बोली थी, अपनी जो भाषा थी, उन सारी चीजों को डाल दिया। तो जैसे कि हम देखते हैं जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का आगमन हुआ तो बहुत सारे शब्द आंग्ल भाषा के उन्होंने शामिल कर दिए। तो इस तरह से देखिए तो हिंदी सर्वग्राही है, उसने लगभग बहुत सारी भाषाओं को अपने अंदर समाहित किया है। और इस बात को हमें समझने का प्रयास करना है कि जब उसने अपने अंदर तरह तरह की भाषाओं को समाहित किया है तो निश्चित रूप से यहां पर आपको विविधता में एकता भी हिंदी भाषा में नजर आएगी। हम लोग थोड़ा सा जो विदेशी भाषा के शब्दों को हमने अपनी भाषा में प्रवेश किया है उन्हें हम लोग कहा करते हैं विदेशज शब्द। तो हम देसी शब्दों का, विदेशी शब्दों का, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिश्रित रूप में देशी और विदेशी दोनों मिलाकर के प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें मिश्रित शब्द कहा जाता है। अगर हम इसमें अगले चरण की बात करते हैं तो बात आती है कि हिंदी भाषा के विकास का कालक्रम क्या है। अगर हम ध्यान दें तो वास्तव में अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हैं तो सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जहां से हमारी इतिहास शुरू होती है और उसके आगे की चीजें जो हम देखते हैं, तो अगर हम 1500 से
ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व देखते हैं तो यहां पर वैदिक संस्कृत की प्रधानता थी। वैदिक संस्कृत की प्रधानता थी। और आपको मालूम होना चाहिए ये वो समय है जब हमारे यहां वेदों की स्थापना हुई। आप देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनको हम संहिता कहते हैं, इन सारे वेदों की स्थापना इसी समय में हुई। उत्तर वैदिक काल जो इसके बाद का काल है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में आता है, जिसको हम लोग लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। यहां पर जो भाषा हुआ करती थी वो लौकिक संस्कृत नाम से जानी जाती थी। और ये वो समय है जब संस्कृत के साहित्य का ये बहुत ही समृद्ध समय रहा था। आप देखते हैं वैदिक संस्कृत में हमारे वेदों की रचना हुई तो यहां उपवेदों की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई। इसके अलावा आप देखते होंगे महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हुई, यहां पर महाभारत की रचना हुई, यहां पर अरण्यक की रचना हुई। तो ये संस्कृत भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये संस्कृत का सबसे साहित्य का सबसे समृद्ध समय रहा है। साहित्य संपदा का जो सबसे समृद्ध समय है ये हमारी लौकिक संस्कृत के कालीन का जो समय है वो आता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं 500 ईसा पूर्व के बाद ये संस्कृत भाषा के विकास का जो कालक्रम है उसके बाद अगली जो हमारी भाषा आती है उसी से निकली हुई भाषा आती है, उसी को हम लोग कहते हैं पाली भाषा। आज के हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध जी ने जब हमारी धरती पर जन्म लिया तो उनके जो उपदेश हुआ करते थे वो पाली भाषा में ही हुआ करते थे। और उनके अनन्य उपासक सम्राट अशोक का अगर हम नाम लेते हैं तो उनके शिलालेखों की जो भाषा हुआ करती थी वो भी पाली भाषा हुआ करती थी। और इसके अगर समय को हम देखें तो ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के एक शताब्दी तक, 1 ईस्वी तक अगर आप ध्यान देंगे तो ये पाली भाषा का उस समय विकास हुआ था। पाली के बाद जो हमारी अगली भाषा आती है वो प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत का मतलब ही होता है प्राकृतिक रूप से निकली हुई भाषा, स्वतंत्र रूप से निकली हुई भाषा। तो अगर आप देखें तो यहां पर बौद्ध लोगों की जो भाषा हुआ करती थी वो पाली भाषा हुआ करती थी। और यहां पर जब आप चले आएंगे तो जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा हुआ करती थी। अब आपका सवाल यहां पर यह हो सकता है कि जैन धर्म के महावीर स्वामी ने जन्म पहले लिया और महात्मा बुद्ध जी ने बाद में लिया, तो प्राकृत भाषा पहले क्यों नहीं और पाली भाषा बाद में क्यों नहीं? देखिए उस समय जो पाली भाषा थी उसके संरक्षण के लोग ज्यादा थे, उसको अपनाने वाले लोग ज्यादा थे, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को मानने वाले लोग ज्यादा थे। और उस समय उनकी सभ्यता से जुड़े लोगों ने ही बहुत ज्यादा इसका विकास किया। और जो हमारे जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, ऐसा नहीं है, उनकी संख्या जरूर अल्पसंख्यक थी, किंतु उस समय भी हम देखें तो प्राकृत भाषा थी। चूंकि उन लोगों ने अपनी भाषाई संस्कृति को बाद में विकास किया, इसलिए प्राकृत भाषा का समय बाद में आता है। एक नेचुरल सी भाषा, एक प्राकृतिक भाषा का देखें तो यहां पर विकास हुआ। और इसके जो विकास का क्रम है वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक माना जाता है। और अगर देखें प्राकृत भाषा के बाद जो हमारी अगली भाषा आती है वो अपभ्रंश।
ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। आप देखें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ रूप। और वास्तव में अगर आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो यहीं से भारत की कुछ राज्यों की प्रादेशिक भाषाएं भी निकली हुई हैं और यहीं से हिंदी भाषा भी निकली हुई है। अगर आप देखें तो इसके बाद का जो रूप आता है वो अवहट्ट के रूप में आता है। तो अगर आप इस बात को ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि अपभ्रंश वास्तव में मैंने बताया कि बिगड़ा हुआ रूप है, जहां से ये लगभग 500 सालों में कई सारे रूपों में बदल गया। अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे ये अपने 7 रूपों में बदला। सौरसेनी, अपभ्रंश, अगर आप देखें तो इसका पहला रूप आता है सौरसेनी अपभ्रंश, और इसका दूसरा रूप अगर हम बात करेंगे तो आता है खस अपभ्रंश। तीसरा रूप आता है पैसाची अपभ्रंश। चौथा रूप आता है प्राचर अपभ्रंश। इसका 5वां रूप जब आता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। छठा रूप आता है अर्ध मागही अपभ्रंश, और 7वां रूप होता है मागधी अपभ्रंश। अगर आप देखें तो अपने 7 रूपों में अपभ्रंश यहां पर इन 500 वर्षों के कालांतर में देखने को मिला, और यहीं से भाषाएं बदलती रही। आप देखेंगे तो अगर मैं बात करूं यहां पर सौरसेनी अपभ्रंश में, यहां से हिंदी की कुछ उपभाषाएं और बोलियां ढूंढी। आप देखेंगे तो सौरसेनी अपभ्रंश में हमारी राजस्थानी हिंदी यहीं से गुजराती हिंदी, आप देखेंगे एक हमारा यहां से तीसरी जो आ जाती है वो पश्चिमी हिंदी का विकास यहीं से होता है। अगला आता है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश में हम अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। पैसाची अपभ्रंश, अगर आप पैसाची अपभ्रंश पे ध्यान देंगे तो यहां से पंजाबी भाषा का विकास हुआ। और अगर प्राचर को ध्यान देंगे तो यहां से सिंधी भाषा का विकास हुआ। महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागही से, यहां पर आप देखे थे कि सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी और यहां पर अर्धमागही में पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ। और जो हमारी मागधी है यहां पर बांग्ला, उड़िया, आप देखेंगे तो यहीं से जो हमारा भाषा का देखा जाए तो उपभाषा का रूप है बिहारी हिंदी का भी विकास हुआ। तो इस तरह से आप देखिए जो हमारे अपभ्रंश थे
इसमें तरह तरह की भाषाओं का विकास हुआ। यहीं से 5 उपभाषाओं ने हिंदी की जन्म लिया, और वो 5 उपभाषाएं आप देख सकते हैं। सौरसेनीय अपभ्रंश में राजस्थानी हिंदी एक पहली उपभाषा, पश्चिमी हिंदी हमारी दूसरी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी हमारी हिंदी की तीसरी उपभाषा, पूर्वी हिंदी हमारी हिंदी की चौथी उपभाषा, और मागधी के अंदर बिहारी हिंदी हमारी हिंदी की 5वीं उपभाषा ने जन्म लिया। तो इस तरह से देखा आपने, अपभ्रंश के माध्यम से 7 अपभ्रंशों में टूटने के बाद अलग अलग भाषाएं और बोलियां जो है देखने में आ गई। अगर आप ध्यान दें, अपभ्रंश, तो यहां से हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी उपभाषाएं, उनकी बोलियां हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड लेक्चर में ये कवर करेंगे कि राजभाषा के रूप में हमारे भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है। वहीं से ये बात स्पष्ट होगी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, जिस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वाले वीडियो में। लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है, मैंने बताया कि उसकी कुल 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें से हमारी जो पहली उपभाषा है जिसका नाम आ जाता है पश्चिमी हिंदी। इस पश्चिमी हिंदी के अंदर आप देखेंगे तो कुल 5 इसकी बोलियां हैं। अगर आप आज बात करते हैं तो हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं और उसकी 18 बोलियां हैं। तो ये कुल उपभाषाओं से ही निकली हुई बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की अगर आप बात करते हैं तो बांग्रू, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां निकली वो बांग्रू निकली, पहली बोली। और दूसरी बोली जो इसमें निकली वो आप ध्यान देंगे, पहली बोली है बांग्रू। इस तरह से अगर आप देखें तो इसमें से दूसरी जो बोली हमारी निकली वो बुंदेली, बुंदेली। तीसरी ब्रिज भाषा, चौथी कन्नौजी, 5वीं खड़ी बोली। कन्नौजी जो बोली है वो हमारे हरदोई जनपद में हिंदी भाषा की एक बोली है। और हरदोई जनपद के जो आसपास के क्षेत्र हैं, फारुखाबाद है, शाहजहांपुर है, अगर आप देखेंगे तो इटावा है, कन्नौज है, तो इन सारे जनपदों में हमारे यहां कन्नौजी बोली जाती है। अगर हम बात करें पूर्वी हिंदी की, तो इसमें भी पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंदर भी कुछ बोलियां हैं जिनको हमें समझना चाहिए। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो इसकी भी 3 बोलियां आ जाती हैं। पूर्वी हिंदी के तहत अगर हम देखते हैं तो बघेली आती है, अवधी आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो अगर हम ध्यान दें इसमें भी हमारी 3 बोलियां हो गई, 5 और 3 8 बोलियां हो गई, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी को मिलाकर के। अगली जो हमारी उपभाषा है जिसको हम लोग कहते हैं राजस्थानी, तो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत भी कुछ बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। 4 उपभाषाएं, 5 उपभाषाओं में जो राजस्थानी हमारी उपभाषा है उसमें कुल 4 बोलियां आ जाती हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। जो हमारी अगली उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी। अगर आप बिहारी हिंदी को देखेंगे तो उसमें
मैथिली, मगही और भोजपुरी हिंदी आ जाती है। और अंतिम जो हमारी उपभाषा है वो पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंदर कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली हिंदी आ जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां, जो हमारी राजस्थानी हिंदी है उसके अंतर्गत हमारी कुल 4 बोलियां, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं। इस प्रकार पांचों भाषाओं में कुल 18 हिंदी की बोलियां हमें देखने को मिलती हैं। अब अगला प्रश्न हमारा यह आ जाता है, जिस पर बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है कि वास्तव में हिंदी भाषा है क्या। कुछ लोग इसे कभी मातृभाषा कह देते हैं, कुछ लोग इसे कभी राष्ट्रभाषा कह देते हैं और कुछ लोग इसे राजभाषा कह देते हैं। हम इसको तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब इन सब का अर्थ हमें पता हो। अगर हम देखें, सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करें कि राजभाषा वास्तव में क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और जो हमारी मातृभाषा है वो क्या होती है। हिंदी के प्रति अगर आप में अनुराग है तो निश्चित रूप से ज्ञान की इस गंगा में आप भी आहुति देंगे और इसको बेहतर बनाने का आप यथासंभव भागीरथ प्रयास अवश्य करेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। सबसे पहले तो हम अगर राजभाषा को समझने का प्रयास करें कि राजभाषा वास्तव में क्या होती है, तो चाहे वो संसद के अंतर्गत संघ आता हो और चाहे राज्यों के विधानमंडल हो, राजभाषा का मतलब ही होता है सरकारी जो कार्यालय हैं उनके कामकाज की भाषा, उनके पत्र लेखन की भाषा। आधिकारिक रूप में उनके जो पत्र लेखन और जो कामकाज होते हैं उन सारी बातों को लेकर जो भाषा अपनाई जाती है उसको राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। हम अगर बात करें कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम अगर जानने का प्रयास करें तो बहुत सारे मन में लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या हिंदी वास्तव में भारत की राष्ट्रभाषा है या नहीं। तो वास्तव में अगर मैं इस बात को समझता हूं तो हिंदी एक बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। आधिकारिक रूप में हिंदी भारत की राजभाषा अनुच्छेद 343 का क्लॉज 1 हमसे कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी और इसके अंतर्गत प्रयोग में लाए जाने वाले अंक होंगे और भारतीय पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय मानक रूप होगा। तो राजभाषा का तो मतलब आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई हिंदी को, किंतु राष्ट्रभाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। वास्तव में राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की वह भाषा होती है जो अपने विकसित रूप को आगे बढ़ाते हुए जो सर्वमान्य की भाषा बन जाती है, जहां के लोग ज्यादा से ज्यादा, अगर आप देखें तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दो भाग होते हैं, जिसमें मेजॉरिटी की भाषा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भाषा उस राष्ट्र में जो जिस भाषा के संदर्भ में बात की गई है, अगर उसको मान्यता दे दी जाए तो उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हो जाती है। किंतु यहाँ पर भारत में बहुत सारे दक्षिण भाषी राज्य ऐसे हैं जिनको लेकर के आज भी विवाद है। इस कारण बड़े दुर्भाग्य का विषय है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हम सबको मिलकर के इस बात का प्रयास करना चाहिए। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि इस हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें जो भी होगा हम उसमें योगदान करने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली जा सकती है। तीसरी बात आती है मातृभाषा क्या है। मातृभाषा का मतलब ही है कि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जहां हमारी माता है, जो हमारा परिवेश है, जिस समाज में हमने जन्म लिया है,
वहां की बोली जाने वाली क्षेत्रीय अपनी भाषा, उस भाषा को हम लोग मातृभाषा का दर्जा देते हैं। और कोई भी माँ हो, हर व्यक्ति अपनी माँ को, अगर देखा जाए, माँ से एक अगाध प्रेम होता है। तो निश्चित रूप से अगर आज भारत में बहुत सारे प्रांतों की राज भाषा जो है हिंदी नहीं है, या वहां के बोलचाल की भाषा हिंदी नहीं है, तो अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारा दुख नहीं होना चाहिए हमें। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक माँ से निकली जो भाषा होती है, हर जीवन में हर व्यक्ति उसको अपनाने का प्रयास करता है और उसी को सहज और सरल रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में क्या अंतर होता है। आधिकारिक रूप से हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है आधिकारिक रूप से भारत की नहीं है। और मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे लिए जो हिंदी है वो हमारी मातृभाषा है। ये किसी अन्य राज्य के लिए मातृभाषा अलग अलग भी क्षेत्रीयता के आधार पर, भौगोलिक जो हम देखें सीमाएं हैं उस आधार पर अलग अलग होती हैं। और कोई भी भाषा होती है तो अपने भौगोलिक वातावरण, अपनी जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं और जो वहां का समाज होता है, उसकी संस्कृति होती है, उन सबसे ओतप्रोत होती है, उनसे प्रभावित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्रों, प्यारे छात्रों, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये कहते हुए कि अगला लेक्चर 2 में हम निश्चित रूप से जानेंगे कि हिंदी दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, और उसमें बहुत गहरे तथ्य आपको समझ में आएंगे। ये जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, बहुत गहरा ज्ञान आपको उसमें मिलने वाला है। धन्यवाद।